सिनेमाया के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, माजरत ख़्वाह हूँ कि आज एक लंबे गैप के बाद आपके सामने आया हूँ। इस वक्त मैं मुंबई के एमराल्ड होटल में बैठा हूँ और ये खूबसूरत सा कमरा जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैंने एआई की मुखालफत में अपने 2 वीडियोस अपलोड किए थे। आप लोगों ने उसे देखा होगा। और मेरा इशू ये है कि ये जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये हमारे बड़े काम की होती हैं, हमारे फ़ायदे के लिए इन्हें बनाया जाता है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ों का एक गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है तो हमारे सामने एक अजीब व गरीब तस्वीर उभर कर सामने आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, अब तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है और इस हद तक इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है कि हर बात में, हर चीज़ में एआई ने जैसे इंसानों को किनारे कर देने का एक तहैया कर रखा है। हालांकि ये इंसान के हाथों से ही बनाई हुई ये चीज़ है। मैंने जो एतराज़ किया था वो इस बात पे कि एआई का जो नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है हमारी संगीत जगत के लिए, हमारी फिल्मी गीतों के लिए, हमारे आर्टिस्टों के लिए, ये बहुत ही खौफनाक, बहुत ही हरासा करने वाला है। मेरी निगाह से कुछ ऐसी तस्वीरें गुजरी थी रफ़ी साहब की कि जिन्हें देखने के बाद मैं अचानक गुस्से में भर गया और मैं उस आदमी की तलाश करने लगा कि जिसने इन तस्वीरों को एआई के माध्यम से एक अजीब व गरीब रूप दे दिया था। पता चला कि वो भी रफ़ी साहब के परस्तार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कैसी परस्तारी है कि हम जिनके शायदा हैं, जिनके परस्तार हैं, जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं, उनकी शक्लों को बिगाड़ कर उनकी हैयत को बहुत ही अजीब व गरीब सूरत में हम लोगों के सामने पेश करते हैं और फिर कहते हैं कि हम उनके परस्तार हैं। ये मामला यहीं तक नहीं रुकता कि फिर उसके बाद एक और तस्वीर सामने आती है। वो इस तरह से कि अगर ये गीत रफ़ी साहब गाते तो कैसा गाते। किसी और का गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में एआई के ज़रिया उसे वो शक्ल देने की कोशिश की गई। अब इन भोंडे चीज़ों की कैसे तारीफ़ की जाए या कैसे इसकी पज़ीराई की जाए मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि गुस्से के मारे तो मेरा बुरा हाल हो गया कि कहाँ रफ़ी साहब की गायकी, कहाँ उनका अंदाज, कहाँ उनकी आवाज़ की गहराई और कहाँ ये एआई के माध्यम से जनरेट की हुई ये इस तरह की आवाज़ें। अब इसमें मुश्किल की बात ये थी कि जो लोग आज की जनरेशन की बात मैं ख़ास तौर से करूँगा कि रफ़ी साहब अब ये 24 दिसंबर को उनके 100 साल हमने पूरे किए और फिर ये 24 मार्च को तो बड़ा ही खूबसूरत दिन है कि जब रफ़ी साहब के नाम से भारत सरकार एक सिल्वर कॉइन जारी कर रही है 100 रुपये का। लेकिन इससे परे हट के हम अपनी इस जनरेशन के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए क्या एग्ज़ाम्पल फिक्स कर रहे हैं, क्या मिसाल बना रहे हैं। क्योंकि ये जो एआई से जनरेट की हुई चीज़ें हैं ये होते 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 एक ऐसे मकाम तक चली जाएंगी कि लोग रफ़ी साहब की असल शक्ल को भूल जाएंगे, उनके गीतों को भूल जाएंगे, उनकी गायकी, उनकी आवाज़ को भूल जाएंगे और एआई के माध्यम से जनरेट की हुई चीज़ों को ही वो ओरिजिनल समझने लगेंगे। और ऐसा हो भी चुका है। आपको याद होगा कि गुलशन कुमार की टी सीरीज़ ने एक ज़माने में डुप्लीकेट गानों की एक बाढ़ चला दी थी। रफ़ी साहब के नक़ाल, ख़ास वो सोनू हो या देवाशीष हो या विपिन सचदेवा हो या इस तरह के दूसरे लोग हों, मुकेश जी की आवाज़ में डॉक्टर कमल अवस्थी, उसी तरह से किशोर कुमार की आवाज़ में कुमार सानू। तो गोया एक बाढ़ थी कि जहाँ पे ये डुप्लीकेट सिंगर्स ओरिजिनल सिंगर के गानों को गाकर इस तरह से छाए हुए थे और गुलशन कुमार की टी सीरीज़ ने उनकी इस तरह से मार्केटिंग की थी कि रफ्ता रफ्ता वो लोग जिन्हें संगीत की इतनी पकड़ नहीं है, इतनी समझ नहीं है, वो उन्हीं डुप्लीकेट आवाज़ों को ओरिजिनल आवाज़ समझने लगे। मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि मैं एक दिन बैठा हुआ था कि एक साहब ने कैसेट पे, उस ज़माने में कैसेट ही हुआ करते थे,
एक गाना लगा दिया और वो गाना था नाचे मन मोरा मगन तिगदा धीगी धीगी, और वो आवाज़ सोनू निगम की थी। और इन्होंने कहा कि भाई देखिए क्या रफ़ी साहब की आवाज़ है, क्या रफ़ी साहब गाते हैं, उनकी गायकी देखिए। मैं हैरत से उनकी शक्ल देख रहा था, मैं समझ गया कि इन्हें आवाज़ की तमीज़, आवाज़ की पहचान नहीं है, क्योंकि अगर उन दोनों आवाज़ों, ठीक है सोनू निगम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो रफ़ी साहब की आवाज़ तो इनकम्पैरेबल थी। रफ़ी साहब की गायकी का या रफ़ी साहब की आवाज़ का कोई मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। मैं आपको एक वाक़या बता रहा हूँ कि मोहम्मद अज़ीज़ साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि उनकी दोस्तों में मैं था, और अक्सर व बेशतर जब हम बैठते थे तो संगीत की बातें होती थी, रफ़ी साहब की बातें होती थी, रफ़ी साहब के नग़मों की बात होती थी। एक बार वो कोई नग़मा गुनगुना रहे थे, शायद ताजमहल का था वो, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। तो मैं उनकी तरफ देखने लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बात पैदा नहीं हो रही है जो ओरिजिनल गाने में रफ़ी साहब ने पैदा की है। वो मेरी निगाहों का मतलब समझ गए और कहने लगे, जावेद भाई, रफ़ी साहब जैसा सिंगर होना तो नामुमकिन है, और मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि अगर रफ़ी साहब की तरह कोई भी सिंगर 5% भी गा लेगा ना तो दुनिया का बहुत बड़ा सिंगर कहलाएगा। मैंने बेसाख्ता सवाल किया, तो मुन्ना भाई, हम लोग उन्हें प्यार से मुन्ना भाई कहते थे, मुन्ना भाई तो फिर आप कितने % पे हैं? तो उन्होंने अपने बहुत ही मखसूस अंदाज में कहा, अरे यार अभी तो हम 1.5 से 1.5% तक ही पहुँचे हैं। इट इज़ मोहम्मद रफ़ी। तो जो समझने वाले हैं वो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि रफ़ी साहब को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले संगीत को समझा जाए, उसके बाद ही आप रफ़ी साहब को समझ सकते हैं। वरना जो अक़ल से पैदल लोग हैं, जो संगीत से दूर लोग हैं, या छोटी खोपड़ी वाले लोग हैं, वो बिना समझे बिना जाने बस एक तक़ाबुल शुरू कर देते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। बहरहाल ये मेरा दर्द नहीं है, दर्द मेरा ये है कि AI के माध्यम से जो मजाक रफ़ी साहब के साथ हो रहा है ये बहुत ही तकलीफ़दा है। मेरी नज़र से एक किसी चैनल का एक वीडियो गुजरा और जिसमें प्रेजेंटर ने ये बताया था कि ग्रॉक के माध्यम से, ये एलन मस्क का AI है, उन्होंने एक सवाल किया कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताइए, और ग्रॉक ने, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और ग्रॉक ने जो अपनी जानकारी दी, उसकी जानकारी जो होती है वो बस लोगों की ही एक जो धारणा होती है उसी को कलेक्ट करके ये एक अपनी इंफॉर्मेशन बैंक को बनाकर उन्हीं इंफॉर्मेशंस को आपके सामने पेश करता है। तो ग्रोक ने कई बातें बताई और कई बातें उसमें बड़ी ही मज़ाक़खेज़ थी, क्योंकि उन बातों का सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया। ज़रा सोचें, मोहम्मद रफ़ी साहब को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया गया, और ये बात इस ज़मन में कही गई थी कि जब नैयर साहब और रफ़ी साहब का एक मतभेद हुआ था तो नैयर साहब ने रिकॉर्डिंग रोक दिया था, पैकअप कर दिया था। आपको वाक़या अच्छी तरह से मालूम होगा क्योंकि मैं उस वाक़े को भी अपने चैनल पे पेश कर चुका हूँ। लेकिन पेश करने वाले ने उन्हीं गलत इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पर जो इन्फॉर्मेशन जनरेट की वो ये थी कि रफ़ी साहब को निकाल दिया गया स्टूडियो से। एक और उसमें वाक़या बयान किया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कि मेजर यमला पगला दीवाना के रिकॉर्डिंग के वक्त में रफ़ी साहब इतने बेख्तियार हो गए कि उठ के खड़े होकर नाचने लगे। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करते हुए खड़े होकर नाचने लगे। धर्मेंद्र साहब उन्हें देखकर हैरान रह गए क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में धर्मेंद्र साहब भी मौजूद थे। उन्होंने जब रफ़ी साहब को नाचते देखा तो बिल्कुल एकदम हैरान से हो गए। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। इस तरह की उसमें और भी कई चीज़ें हैं जो मैं क्या कहूँ, मैं आपके सामने रफ़ी साहब के स्टूडियो जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें इस प्रकार हैं। यम्मा यम्मा गाने की रिकॉर्डिंग। संगीतकार R.D. बर्मन ने एक किस्सा सुनाया था कि रफ़ी साहब के साथ उनका आखिरी गाना यम्मा यम्मा था। उस दिन R.D. बर्मन का गला थोड़ा खराब था लेकिन रिकॉर्डिंग जरूरी थी।
रफी साहब ने उन्हें कहा कि वे शूटिंग के लिए गा दें और बाद में डबिंग करके गाने को बेहतर कर लेंगे। पत्थर के सनम गाने का विवाद। फिल्म पत्थर के सनम के टाइटल सॉन्ग को लेकर मनोज कुमार और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच विवाद हो गया था। मनोज कुमार चाहते थे कि ये गाना मुकेश गाएं, जबकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रफी साहब की आवाज को सही मानते थे। अंततः रफी साहब ने ही ये गाना गाया, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। ओपी नैयर के साथ विवाद। मोहम्मद रफी और ओपी नैयर बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक बार उनके बीच किसी बात पर विवाद हो गया। ओपी नैयर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रफी साहब को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया और कहा कि वे उनके साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन बाद में ओपी नैयर को अपनी गलती का एहसास हुआ। रिकॉर्डिंग के दौरान भावुकता। ऐसा भी बताया जाता है कि कई गानों की रिकॉर्डिंग के समय रफी साहब बहुत भावुक हो जाते थे और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। गायक को फटकार। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार एक गायिका रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा ही बन संवर कर आई थी, तब रफी साहब ने उन्हें फटकार लगाई थी और कहा कि यहाँ गाने के लिए आए हो, सजने संवरने के लिए नहीं। धर्मेंद्र के गाने की रिकॉर्डिंग। धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रतिज्ञा के मशहूर गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में सब लोगों ने उनका अलग ही अंदाज देखा। उन्होंने इस गाने को नाच नाच कर गाया। ये देखकर धर्मेंद्र भी दंग रह गए थे। रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफी ने धर्मेंद्र से जो वचन लिया, उससे धर्मेंद्र की पूरी किस्मत ही बदल गई। ये घटनाएं रफी साहब के पेशेवर जीवन और उनके व्यक्तित्व की झलक दिखाती हैं। एक बार एक गुलकारा बहुत ही सच समर कर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आई तो रफ़ी साहब ने उन्हें बहुत डांटा, अपनी नाराज़गी का इजहार किया। इस तरह की बातें जो रफ़ी साहब की तबीयत के ख़िलाफ़, उनके मिजाज के ख़िलाफ़ हमेशा से रही, उन बातों को थोपा जा रहा है। वो कहानियाँ बनाई जा रही हैं, वो फेक स्टोरीज़ बनाए जा रहे हैं और लोगों को परोसा जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारे कुछ मेहरबान ऐसे हैं जो रफ़ी साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, रफ़ी साहब पे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो प्यार को दिखाने का अंदाज़ है बड़ा ही अजीब व गरीब है। एक तस्वीर मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर को आप लोगों ने बार बार देखा होगा, 1000 बार देखा होगा, लेकिन देखिएगा कि एक स्टिल को, ये जो आजकल AI के एप्लीकेशन के माध्यम से स्टिल को वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, तो अब रफ़ी साहब की उस बहुत पुरानी तस्वीर को कन्वर्ट किया गया है जिसमें रफ़ी साहब बैठकर गाना गा रहे हैं और हारमोनियम बजा रहे हैं। एक बार रफ़ी साहब के इस हिस्से को देखिएगा, ये जो मुंह का हिस्सा है, उनके लिप्स देखिएगा, उनके इस हिस्से की बनावट को देखिएगा और फिर जो AI से जनरेट किया गया है उसे देखिएगा और हारमोनियम पे रफ़ी साहब की चलती हुई उंगलियों को भी देखिएगा। आगे आप खुद समझदार हैं। तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। मैं इंतहाई सख्ती के साथ ऐसे लोगों को एक ही बात कहूँगा कि जो रफ़ी साहब की तस्वीरों के साथ या उनके वीडियोस के साथ इस तरह के छेड़छाड़ कर रहे हैं, महज सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, महज अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, महज व्यूअरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए, तो मैं तो ऐसे लोगों से एक ही बात कहूँगा और बहुत ही सख्त बात कहने जा रहा हूँ कि भैया ऐसा है कि आप अपनी इस फनकारी का मुजाहरा बेहतर तो ये होगा कि अपने घर से शुरू करें, अपने पिताजी पे, अपने दादाजी पे, घर के दूसरे लोगों पे आप इसका तजुर्बा शुरू करें, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको रफ़ी साहब एक बोर्ड नज़र आते हैं और उस डार्ट बोर्ड पे आप लोग डार्ट मारते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रफ़ी साहब के बारे में आप अच्छी बातें कहेंगे तो भी आप लाइमलाइट में आ जाएंगे, और अगर आपने गलत हरकत की, गलत बात की या कोई गलत तस्वीर आपने दिया तो भी आप लाइमलाइट में आ जाएंगे। बहरकैफ जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, और अरबी में एक आयत है, व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, यानी कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। अभी देखिए कि रफ़ी साहब की मकबूलियत और उनके गीतों का असर। एक वाक़या सामने आया फिर से। ये वाक़या ये है कि जब सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में 9 दिनों के लिए भेजा गया और 9 दिनों के बाद उन्हें वापस आ जाना था, तो ऊपर जाने के बाद कुछ ऐसी टेक्निकल ख़राबी पैदा हुई कि जिसके बिना पे वो जाकर अंतरिक्ष में फंस गई।
और यह सिलसिला 1 महीने 2 महीने नहीं बल्कि 9 महीनों तक जारी रहा। इसी दरमियान सुनीता विलियम्स का बर्थडे आ गया और देश की इस बेटी को देश के लोगों ने जो मोहब्बतों के नजराने भेजे, उनमें सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत, सबसे कीमती जो नजराना था वो था वही रफ़ी साहब का नगमा, जो कि बर्थडे के मौके पे अल्टीमेट है। बताने की तो ज़रूरत नहीं, याद आ गया होगा आपको। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये वो एजाज़ है जो रफ़ी साहब को मिला हुआ है और ये एजाज़ रफ़ी साहब का है कि उनके नगमे इंसानी ज़िंदगी के हर मोड़ पे खड़े नज़र आते हैं। इंसानी ज़िंदगी के जज्बात के जितने भी रंग हो सकते हैं उन तमाम रंगों को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ में समेटा हुआ है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ऐसा शख्स जो लम्हा लम्हा हमारे साथ जीता है और हम जिसकी मोहब्बत का दावा करते हैं, उनके लिए तो कम से कम अगर मन में श्रद्धा है, अगर मन में मोहब्बत है तो उसका इजहार भी उसी तरह से होना चाहिए। बैरकैफ, एक जो बहुत ही खूबसूरत बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो ये कि आज 24 मार्च है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24 मार्च को एक बहुत बड़ा एक वाक़या होने जा रहा है, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर, एक खुशी का एक माहौल बनने जा रहा है और वो ये है कि आज शाम के 6:30 बजे शानमुखानंद हॉल में उस सिक्के का अजरा किया जाएगा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस के हाथों। इस मौके पे आशीष शेलार जी भी मौजूद होंगे और ये एक ऐसा मौका है कि जब भारत सरकार की जानिब से ये कॉमेमोरेटिव सिक्का जो कि 100 रुपये का है और चांदी का बना हुआ है, इसके साथ उसमें 3 धातु और मिलाए गए हैं, 35 ग्राम के चांदी के इस सिक्के की आज रूनुमाई की जाएगी, उसे पब्लिक में लाया जाएगा। इसकी सारी तफसील मैं आपको दे चुका हूँ। तो बस आज जो लोग आएंगे शानमुखानंद हॉल में, मैं बॉम्बे में हूँ, इसी सिलसिले में आया हूँ, तो उनसे हमारी मुलाकात भी होगी और जो नहीं आए हैं वो अगर चाहें तो उस सिक्के को कैसे हासिल करें इसकी डिटेल भी मैं दे चुका हूँ। और बस इतना ही कहूँगा कि रफ़ी साहब एक ऐसी हस्ती का नाम है जो महज एक बहुत आला फनकार, बहुत आला गुलकार ही नहीं थे, एक बहुत आला इंसान भी थे, एक ऐसी शख्सियत कि जिसने लोगों को जीने का ढंग बताया, जीने के रास्ते दिखाए, गम में भी मुस्कुराना सिखाया। गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। रफ़ी साहब ने ही तो कहा है। और रफ़ी साहब ने यह भी कहा है कि खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊँगा, जब जब मौसम लहराएगा मैं आ जाऊँगा। और आज रफ़ी साहब मौजूद होंगे शानमुखानंद हॉल में शाम के 6:30 बजे। चलते चलते मैं फिर से वही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ मेरे भाइयों, जो रफ़ी साहब के शैदाई ख़ुद को कहते हैं, रफ़ी साहब के नाम के साथ, उनकी तस्वीरों के साथ और उनके गीतों के साथ प्लीज़ ये खिलवाड़ ना करें, उन्हें उनकी जगह पे रहने दें। बस इतना ही कह के मैं आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ मैं आपको अपना सलाम पेश करता हूँ। खुदा हाफिज़।